ऑफिस के गलियारों में उस सुबह एक अलग ही सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी के इंतजार में सांस रोककर खड़ी हों। आर्या इंडस्ट्रीज के ग्लास डोर पर उभरती धूप की हल्की परतें भी आज फीकी लग रही थीं। सबकी नजरें बार बार एक ही चेहरे की तरफ घूम रही थीं, मीरा। वह हमेशा की तरह हाई हील की टक-टक, कंधे पर महंगी फाइलें और होठों पर बेफिक्र मुस्कान लेकर चली तो आ रही थी, लेकिन उसके कदमों में वह तेजी नहीं थी जो हर रोज होती थी। उसे खुद भी महसूस हो रहा था कि हवा आज सामान्य नहीं थी, जैसे किसी तूफान ने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति मांगने की बजाय खुद ही दरवाजा तोड़ दिया हो। आर्या अपने केबिन में खड़ा था, फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के सामने, और अपनी मुट्ठियां कसकर बंद किए हुए। पिछले कई महीनों से वह जिस धागे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार आज वह टुकड़ों में खुल रहा था। मीरा, उसकी सबसे भरोसेमंद कर्मचारी, या यूं कहें कि जिसे उसने भरोसे के सिंहासन पर बैठा रखा था, उसी ने कंपनी की जड़ों को खोखला किया था। लेकिन आर्या कभी अधूरी बात पर विश्वास नहीं करता था। उसे सच चाहिए था, ठोस, धारदार और निर्विवाद। यहीं प्रवेश हुआ, झेंडे का कंपनी में, जिसे लोग ह्यूमन सीसीटीवी कहते थे, क्योंकि उसकी आंखें ऐसे घूमती थीं जैसे हर रहस्य को चीर कर अंदर तक पहुंच जाए। पिछले कुछ दिनों से वह मीरा को चुपचाप देख रहा था, बार बार ऑफिशियल सर्वर में लॉग फाइल डाउनलोड, प्रोजेक्ट प्लान्स को ओवरराइट करना और देर रात एक अनजान आईपी पर डेटा ट्रांसफर। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि झेंडे फिर अपने शक की बीमारी में लगा है, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी अलग थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का अंतिम दांव देखने तक सांस भी धीमी कर लेता है। सुबह 10-15 बजे मीटिंग रूम के गेट पर झेंडे खड़ा था। उसके चेहरे पर वह दुर्लभ आत्मविश्वास चमक रहा था जो केवल तब नजर आता है जब किसी के हाथ में सच की तलवार हो। अंदर आर्या, बोर्ड मेंबर्स और कुछ महत्वपूर्ण विभागों के हेड पहले से मौजूद थे। मीरा को बुलाया गया था। वह अंदर आई, लेकिन उसकी आंखों में अब घबराहट साफ तैर रही थी, जैसे उसे महसूस हो चुका था कि अब कहानी उसके नियंत्रण में नहीं है। झेंडे ने बिना भूमिका के स्क्रीन ऑन कर दी। एक एक फाइल, एक एक चैट लॉग, मीरा का हर कदम जैसे बर्फ की धार की तरह कमरे में उतर रहा था। वह डेटा चोरी नहीं कर रही थी, वह एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी को आंतरिक रणनीतियां, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कोटेशन ड्राफ्ट और क्लाइंट लिस्ट भेज रही थी। स्क्रीन पर एक वीडियो चला, मीरा देर रात ऑफिस में बैठी पासवर्ड बदलती हुई, सर्वर से फाइलें कॉपी करती हुई और फिर अपना फोन निकालकर क्यूआर बेस्ड ट्रांसफर करती हुई। कमरा इतना शांत था कि शायद किसी के दिल की धड़कन भी सुनी जा सकती थी। मीरा ने तुरंत अपनी आदत के मुताबिक मासूमियत का मुखौटा पहना। सर, ये सब फेक है, ये एडिटेड वीडियो है, झेंडे मुझे फंसाना चाहता है। प्लीज आर्या सर, मुझे जानती हैं आप। लेकिन आर्या की आंखों में उतर चुका विश्वास का शव अब फिर से नहीं उठ सकता था। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, झेंडे, आगे दिखाओ। आगे के सबूत इतने ठोस थे कि सच्चाई नकारने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। मीरा का बैंक लेन देन, संदिग्ध नंबरों से संपर्क, प्रतियोगी कंपनी के सीईओ के साथ रिकॉर्डेड कॉल और अंतिम चोट। मीरा ने आर्या के सिग्नेचर स्कैन कर कई प्रोजेक्ट्स में अनधिकृत बदलाव किए थे, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। मीरा की आंखें अब दहशत से फैल चुकी थीं। कमरा उसके चारों तरफ सिमट रहा था और आर्या, उसका चेहरा उस आग से जल रहा था जो सिर्फ विश्वासघात ही जला सकता है। मीरा, आर्या की आवाज नीची थी, लेकिन उसकी गूंज कमरे की हड्डियों तक उतर गई। तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है? अभी? इसी समय? मीरा जैसे टूटकर कुर्सी पर गिर गई। उसकी चाबियां, आईडी कार्ड, सब झेंडे ने मेज पर रख दिए। लेकिन झेंडे ने एक लाइन और कही, जिसने कमरे की हवा और ठंडी कर दी। सर, ये तो बस आधा सच है। असली कहानी अभी बाकी है और उसका सबसे खतरनाक हिस्सा किसी और से जुड़ा है। मीरा स्तब्ध, आर्या चौकन्ना, और कमरा रहस्य से भरा हुआ, जैसे अगले पल कोई नया धमाका होने वाला हो। मीटिंग रूम का दरवाजा जब बंद हुआ तो बाहर पूरा ऑफिस उस एक ही सवाल से गूंज रहा था, आखिर मीरा को निकाला क्यों गया? फुसफुसाहटें हवा में तैर रही थीं, जैसे हर डेस्क, हर कुर्सी किसी गुप्त कहानी का हिस्सा बनना चाहती हो। किसी ने कहा झेंडे ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, किसी ने कहा आर्या ने खुद कोई बड़ा राज खोला, और कुछ तो यह भी कह रहे थे कि यह ऑफिस नहीं, सीरियल का सेट लगता है जहां रोज कोई ना कोई तूफान आता है। लेकिन मीटिंग रूम के अंदर कहानी अभी खत्म नहीं थी। वह तो अब असली मोड़ पर आई थी।
जेंडे का अगला वाक्य। जेंडे ने अपना टैबलेट उठाया और स्क्रीन पर एक और फोल्डर खोला जिसका नाम था मास्टर की फाइल्स। आर्या ने भौहें कस लीं। ये क्या है? सर, मीरा अकेली नहीं थी। कमरे का तापमान गिर गया, जैसे एसी ने अचानक ठंड का ज्वालामुखी उगल दिया हो। मतलब? आर्या की आवाज नियंत्रित थी, लेकिन उसका अंदर आग का पूरा शहर जल रहा था। जेंडे ने एक एक फाइल खोलनी शुरू की। पहली फाइल में कई मीटिंग रिकॉर्डिंग थीं, जहां मीरा अकेली नहीं बल्कि किसी और से निर्देश ले रही थी। आवाज बदली हुई थी, लेकिन टेक्स्ट कन्वर्जन में नाम साफ उभरा, डीके। आर्या की सांस अटक गई। डीके मतलब? देव कपाड़िया। पूरा बोर्ड ठिठक गया। देव कपाड़िया, वह आदमी जो हमेशा मुस्कान ओढ़कर चलता था, लेकिन जिसकी बातों में ताने की धारें छिपी रहती थीं। कुछ महीनों पहले ही उसकी कंपनी ने आर्या इंडस्ट्रीज के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हथियाने की कोशिश की थी। आर्या ने रोका था, और तभी से देव की आंखों में एक बर्फीली नफरत तैरती थी। झेंडे की उंगलियां स्क्रीन पर नाच रही थीं। अब सामने था आवाज का एनालिसिस, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट बैकअप, पैसों का लेन देन, और फिर वह कॉल जिसमें देव और मीरा दोनों हंस रहे थे। देव, आर्या को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी लड़की, उसकी भरोसे की दीवार, धीरे धीरे उसकी नींव खा रही है। मीरा, बस एक बार टेंडर हाथ में आ जाए, फिर उसे घुटनों पर लाना आसान होगा। आर्या की आंखें खून सी लाल हो गईं। उसने मुट्ठी बांधी। दिल में तीर की तरह चुभी यह बात कि मीरा ने न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उसके भरोसे का मजाक उड़ाया। मीरा की टूटन। मीरा अब अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। वह बार बार कह रही थी, सर, मैं मजबूर थी। सर, आप समझिए। लेकिन आर्या अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां किसी सफाई का कोई अर्थ नहीं बचता। मजबूरी वह होती है जब बचने की कोशिश हो। आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने तो मुझे गिराने की कोशिश की है। मीरा को सिक्योरिटी ने बाहर ले लिया। उसके कंधे झुके हुए थे। ऑफिस के लोग उसे जाते देख रहे थे, कुछ चौंक कर, कुछ अफसोस से, कुछ गुस्से से। लेकिन उन सबके पीछे तैर रहा था एक ही वाक्य, ये सब झेंडे ने कैसे पकड़ लिया? असली चाल मीटिंग रूम में अब सिर्फ आर्या और झेंडे बचे थे। झेंडे ने धीरे से कहा, सर, मैं तभी रुक सकता हूं जब आप अनुमति दें। असली जाल अभी खुलना बाकी है। मीरा सिर्फ मोहरा थी। आर्या ने सिर हिलाया। बोलो, देव कपाड़िया का मकसद सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था। झेंडे बोला, वह आपकी कंपनी की नींव तोड़ना चाहता है, आपको बदनाम करना चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको आपकी ही टीम से दूर कर देना चाहता है। आर्या ने भौहें उठाई। मतलब? झेंडे ने अगली स्क्रीन खोली। उसमें कंपनी के 3 और विभागों की गतिविधियां थीं, फाइनेंस, क्लाइंट सर्विसेज और ऑपरेशन। तीनों जगह कुछ लोग संदिग्ध तरीके से फाइलें चेंज कर रहे थे, रिपोर्ट्स आगे नहीं भेज रहे थे, और मीरा के साथ गुप्त मीटिंग में जाते दिखे थे। आर्या की सांस अटक गई। कितने लोग हैं? कम से कम 5, झेंडे ने कहा, और वो सब मीरा से निर्देश लेते थे। और वो लोग? झेंडे रुका। वो लोग सोचते थे कि मीरा सीधे आपकी मंजूरी से काम करती है। आर्या के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। तो वो लोग सोच रहे थे कि मीरा की हर बात मेरा आदेश है। और जी सर। और ये गलतफहमी देव ने पैदा की। कमरा घूम गया। आर्या समझ चुका था देव सिर्फ कंपनी को नहीं, उसके नाम, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी टीम के भरोसे को तोड़ना चाहता था। यह हमला सिर्फ आर्थिक नहीं था, यह भावनात्मक हमला था, एक वैसा वार जो बाहर से नहीं, भीतर से खाता है। आगामी आग अब क्या करना है? आर्या ने पूछा। झेंडे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब खेल पलटने का समय है सर। आर्या के चेहरे पर पहली बार दृढ़ चमक लौटी। शुरुआत किससे? झेंडे बोला, उससे जो सोचता है कि वही शतरंज का असली राजा है, देव कपाड़िया। आर्या की आंखों में अब एक नई चमक थी। ठीक है, उसने कहा, यह लड़ाई अब मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। कमरा स्थिर हो गया और हवा में एक नए अध्याय का बीज बोया गया, जिसका फूटना अब सिर्फ समय की प्रतीक्षा थी।